हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए जो हमने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स दिया हुआ है उसमें चैप्टर 1 विकास डेवलपमेंट, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसके पहले वाले जो टॉपिक थे, जो आपकी हेडिंग्स थी, वो हमने पार्ट 1 में आपको क्लियर कर दी थी। उसके बाद वाले जो पॉइंट्स हैं हम आपको इसमें बताएंगे, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने आपको ये पॉइंट है हमारा आय एवं अन्य मापदंड, राष्ट्रों या क्षेत्रों के विकास का स्तर आय के अतिरिक्त अन्य विशेषताओं के आधार पर भी होना चाहिए। कोई भी एरिया है या कोई भी राष्ट्र या देश है, वहां पर विकास का स्तर केवल आय से संबंधित ना होते हुए वह अन्य विशेषताओं के आधार पर भी होना चाहिए। इसे समझने के लिए हमने 3 राज्यों के विभिन्न पहलुओं को तुलनात्मक विश्लेषण किया है, जो कि इस प्रकार है। कुछ तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार दिए गए हैं। महाराष्ट्र, केरल और बिहार, हमने इन राज्यों को लिया है। राज्य इसमें हमने लिए हैं महाराष्ट्र, केरल और बिहार। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? किसी गांव या शहर में 1000 बच्चों के उस पर हम शिशु मृत्यु दर को निकालते हैं। अगर 1 वर्ष तक जितने भी बच्चों की मृत्यु होती है, तो वहां पर हम 1000 बच्चों की जनसंख्या पर उसको मृत्यु दर को निकाल सकते हैं। साक्षरता दर हमारी होती है कि कोई भी गांव है या कोई भी शहर है, वहां पर कितने व्यक्ति लोग पढ़े लिखे हैं, उसी को हम साक्षरता दर कहते हैं। निवल उपस्थिति आपकी अनुपात, जैसे कि 14 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, वो विद्यालय कॉलेज जहाँ भी पढ़ते हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज होती है, उसी को हम निवल उपस्थिति अनुपात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हम आपको पहले वाले उसमें पार्ट में समझा चुके हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो प्रति व्यक्ति आय बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि शिशु मृत्यु दर महाराष्ट्र में कितनी है? 25 है। साक्षरता दर 82 है। निवल उपस्थिति दर 64 है। और प्रति व्यक्ति आय 2,25,892 रुपये है। केरल में 12 शिशु मृत्यु दर है। साक्षरता दर आपकी 94 है। निवल उपस्थिति दर 78 है। और प्रति व्यक्ति आय 1,96,842 है। नेक्स्ट राज्य दिया है आपका लास्ट में बिहार। शिशु मृत्यु दर इसमें 43 है। साक्षरता दर 62 है। निवल उपस्थिति अनुपात 35 और प्रति व्यक्ति आय 63,200 रुपये है। स्रोत जो बताए गए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन के द्वारा रिपोर्ट नंबर 0551 में आपकी ये कुछ तुलनात्मक आंकड़े जारी किए गए थे। सार्वजनिक सुविधाएं, जीने के लिए जो भी वस्तुएं या सेवाएं चाहिए, उनमें से हम कुछ को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, उसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। प्राकृतिक जो चीजें हैं उन्हें हम पैसे के द्वारा नहीं खरीद सकते हैं। उदाहरण, मुद्रा से प्रदूषण मुक्त वातावरण, बिना मिलावट की दवाइयां या बीमारियों सुरक्षा नहीं खरीदी जा सकती है। बिना प्रदूषण मुक्त वातावरण हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मिलावट की जो दवाइयां हैं उनको हम इस तरीके से, उनसे सुरक्षा हम कैसे खरीदी नहीं जा सकती। इसीलिए विद्यालय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी सार्वजनिक सुविधाएं हमारे लिए आवश्यक हैं। सरकार जो सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल और स्वच्छता के लिए पेड़ पौधे जो लगवाती है, उससे हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशनिंग प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवश्यक उपभोग की कुछ वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम मूल्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार, कुछ आम लोगों के लिए सरकार कुछ निम्न प्रकार का मूल्य तय करती है और उसी आधार पर राशन बंटवाने की कोशिश करती है, जिससे कि और अन्य व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से जी सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से हो सके। सरकार द्वारा आम लोगों को अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्यान्न आदि उचित दर पर दुकानों द्वारा वितरित की जाती है। इसे हम वितरण प्रणाली कहते हैं। सरकार द्वारा नियंत्रित मात्रा की आपूर्ति कराना राशनिंग कहलाता है। सरकार एक मात्रा तय कर देती है कि एक प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा, कितने किलो या कितने ग्राम आपको दिए जाएंगे, उसी मात्रा में सभी व्यक्तियों को राशन बांटा जाता है। उसी को हम राशनिंग प्रणाली कहते हैं। भारत के कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 75% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, जबकि झारखंड में केवल 8% लोग ऐसा करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उद्देश्य से हमें क्या
क्या जानते हैं हम? सार्वजनिक उद्देश्य प्रणाली है क्या? साधारण व्यक्ति को महंगाई के प्रभाव से बचाना, पूरे देश में सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त कराना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली उद्देश्य कहलाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ तथा कमियां क्या हैं? लाभ इसके हैं कि गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं। आवश्यक वस्तुओं से मूल्य को नियंत्रित करना संभव हो पाता है। और इसमें कमियां क्या बताई गई हैं? इससे भ्रष्टाचार, लालची तसाई जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। उचित नियंत्रण का अभाव होता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति कुपोषित है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक निश्चित किया गया है। इसको हम बॉडी मास इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग के द्वारा विभाजित करते हैं तो जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उसे हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि अर्थात हम कह सकते हैं कि बीएमआई शरीर द्रव्यमान सूचकांक को ज्ञात करने के लिए व्यक्ति का भार किलोग्राम में हम रखते हैं, उसे डिवाइडेड बाई विभाजित करने के लिए हम लंबाई स्क्वायर मीटर में रखेंगे। अब है हमारा मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या है कि यह रिपोर्ट 3 मानदंडों के आधार पर देशों की तुलना करती है। यहाँ पर हमने 3 मानदंड रखे हुए हैं कि जिनके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को तय किया गया है। पहला पॉइंट है इसमें जीवित मानक, दूसरा है इसमें स्वास्थ्य की स्थिति, तीसरा है लोगों की शैक्षिक स्थिरता। जीवित मानक प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आप सभी पहले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आप एक बार और उस वीडियो को सुन लें और आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा आपकी क्या बताई गई है? किसी देश या राज्य में रहने वाले लोगों की औसत आयु क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा कहलाती है। लोगों की शैक्षिक स्थिरता, साक्षरता दर हमने आपको बताई थी कि कोई भी गांव है या कोई भी शहर है जहां जितने भी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं उनको ही उसी के आधार पर साक्षरता दर को ज्ञात किया जा सकता है। 2014 में भारत 135वें स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट में 2014 में भारत 135वें स्थान पर है, जबकि 2014 में 126वें स्थान पर था। दक्षिणी एशियाई देशों में भारत से आगे श्रीलंका है। मानव विकास को मापने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी स्तर, असमानता और पर्यावरण पहलुओं को समझने का प्रयास किया गया है। अब हमारा लास्ट का पॉइंट दिया हुआ है इसमें, पर्यावरण गिरावट तथा सतत विकास। मानव अपने विकास के प्राकृतिक वस्तुओं का हास कर रहा है। अपने विकास की पूर्ति करने के लिए मानव प्राकृतिक वस्तुओं को हानि पहुंचा रहा है। अभी सभी का ध्यान केवल सतत विकास की ओर है, परंतु अपने विकास के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है या नष्ट कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम स्तर पर उपयोग करना चाहिए जिससे भविष्य की पीढ़ियां इसका उपयोग कर सकें। हमने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। ये कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर, और इन दोनों वीडियो को आप एक साथ अच्छे से समझें और उसके बाद हम आपको न्यू चैप्टर इसके बारे में बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच।